GOC1 में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। हमने कहा था हमें 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा मीजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया है, आज अपन मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ेंगे और लास्ट में अपन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या जिसे हम ई इफेक्ट के नाम से जानते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आ रहा है उसका नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, हम किसी भी आयन या मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। समझ आ रहा है, किसी भी आयन या मॉलिक्यूल को हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। An ion or molecule can be represented by more than one structure, but none of the structure can explain all the properties of ion or molecule. Then the structure are called resonating structure, contributing structure और canonical structure। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाते हैं अपन, वो सारे के सारे इमेजिनरी होते हैं, कोई रियल नहीं होता, ये ध्यान रखना है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। अब क्या करता हूं मैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला देता हूं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको मैं मिला देता हूं, तो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, मिलते हैं भाई, और क्या बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू फॉर्म हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है और मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने की दम रखता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है और वो मॉलिक्यूल या आयन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है भाई। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल वन एंड कैन एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन और मॉलिक्यूल। एक पॉइंट और आता है कि रेजोनेंस के कारण बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। रेजोनेंस के कारण क्या होती है, बॉन्ड लेंथ चेंज होती है। आपको अगर थोड़ा सा याद है तो आपने देखा था कि जो बेंजीन है भाई, उसमें जो डबल बॉन्ड थे वो पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे थे और सिंगल भी पार्शियल में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ चेंज होती है भाई। जैसे कि हम एग्जांपल बात करें कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है बेंजीन में, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। एक्चुअल में होता क्या है कि जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड में, और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड में। जब सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, उसकी बॉन्ड लेंथ कम होने वाली है। जैसे कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब वो पार्शियल डबल बॉन्ड में आता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। मतलब जब 1.54 से 1.39 पे गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जब कार्बन डबल बॉन्ड जिसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम थी, जब वो पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। पहले कितनी थी, 1.34 एंगस्ट्रॉम, अब कितनी हो गई, 1.39 एंगस्ट्रॉम, मतलब बढ़ गई है भाई। मतलब डबल बॉन्ड जब पार्शियल डबल बॉन्ड में आएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और सिंगल बॉन्ड जब पार्शियल डबल बॉन्ड में आएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्डेड की, देन पार्शियल डबल बॉन्ड और देन डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्ड की। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ चेंज होती है भाई। ठीक है, अब हम वो कंडीशन देखते हैं जिस पर हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट शो होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई मॉलिक्यूल मीजोमेरिक इफेक्ट दे देगा, नहीं, कुछ कंडीशन है जिन पर मीजोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहली कंडीशन, 2 पाई बॉन्ड आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन। 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पर अगर हैं
तो वहां पर क्या होने वाला है, मीजोमेरिक इफेक्ट होने वाला है, वहां पर डीलोकेलाइजेशन होने वाला है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब कॉन्जुगेट पोजीशन का मतलब इनके बीच में, दो पाई बॉन्ड के बीच में एक बॉन्ड का डिफरेंस हो। अब वो बॉन्ड चाहे डबल हो, सिंगल हो या ट्रिपल हो, कोई मैटर नहीं करता है, मतलब एक बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 पाई बॉन्ड आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन, इसका एग्जांपल इस तरह से हो सकता है कि एक कार्बन, ये ठीक है, ये एक सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस हो रही है। देखो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड का डिफरेंस है, तो ये दोनों जो पाई बॉन्ड हैं वो क्या हैं, कॉन्जुगेट पोजीशन पर हैं, ये एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में। तो पहली कंडीशन 2 पाई बॉन्ड आर एट कॉन्जुगेट पोजीशन। सेकंड कंडीशन 1 पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के। जैसे कि समझो कि अगर मैं इस पाई बॉन्ड को हटाकर एक सिंगल बॉन्ड लगाकर अगर मैं यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर पॉजिटिव लगा देता हूं तो पॉजिटिव और पाई बॉन्ड क्या आ गए, कॉन्जुगेशन में आ गए। ठीक है, इनमें एक बॉन्ड का डिफरेंस है, ये पॉजिटिव और ये पाई बॉन्ड, इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है, एक बॉन्ड का डिफरेंस है, तो ये दोनों भी क्या है, कॉन्जुगेशन में। थर्ड कंडीशन आती है कि जब 1 नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के। अब पॉजिटिव चार्ज किए क्या जाए, नेगेटिव चार्ज, तो वो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। फोर्थ कंडीशन आती है जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में हो पाई बॉन्ड के। कुछ इस तरह से देखो, यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो किसके साथ कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड के, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है भाई, सिर्फ एक बॉन्ड का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया। ठीक है, जो फिफ्थ कंडीशन आती है वो ये आती है कि एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। जब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके साथ कॉन्जुगेशन में हो, पाई बॉन्ड के साथ हो, तब भी वो कंडीशन मीजोमेरिक इफेक्ट की फुलफिल करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहां पर एक नाइट्रोजन है, सपोज मान के चलता हूं, ठीक है, ये कार्बन चेन है। अब यहां पर इस तरह का होता कि यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का डिफरेंस है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में आ गए, मतलब ये भी कंडीशन हो गई मीजोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है, लास्ट कंडीशन की अगर बात करें तो लास्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि व्हेन 1 पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। जब एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तो वो भी कंडीशन बन सकती है। किस तरह से, देखो कि अगर यहां पर कुछ इस तरह का होता भाई कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और अगर यहां पर सपोज कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ना होकर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक बॉन्ड का डिफरेंस है। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज किया गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई करता। तो टोटल हमारे पास 6 कंडीशन है। पहली कंडीशन 2 पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट पोजीशन पे हो, दूसरी कंडीशन एक पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, तीसरी कंडीशन एक नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, चौथी कंडीशन एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, फिफ्थ कंडीशन एक लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, और सिक्स्थ कंडीशन जब एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में हो। तो ये टोटल हमारे पास 6 कंडीशन आती हैं जिनमें हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट शो होगा। ठीक है, तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ये है कि बाबा जी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करें, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जो फ्लो होने वाला है इलेक्ट्रॉन का, हम जानते हैं कि मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या होने वाला है, डीलोकलाइजेशन होने वाले हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। और वो किस तरह से होंगे, जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से
पाई बॉन्ड की तरफ होगा और पाई बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फ्लो किस तरह से होने वाला है, नेगेटिव या लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ और पाई से पॉजिटिव की तरफ। दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये है कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं उनमें चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, वेरिएबल चार्ज नहीं होगा कभी भी, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट आता है वो ये है कि एटम की पोजीशन हमेशा फिक्स होने वाली है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने वाले हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम बनाएंगे तो एटम की पोजीशन फिक्स रहेगी, एटम वही रहने वाला है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने वाले हैं, डीलोकलाइज होने वाले हैं, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस कहलाता है, वही तो मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बनने वाले हैं, दैट इज फॉर्म्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब क्या, कि जब भी पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तब पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN कंटेनिंग स्ट्रक्चर शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, पॉइंट क्या आ रहा है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तब पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN कंटेनिंग स्ट्रक्चर उन्हें हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, उन्हें हम बनाएंगे नहीं भाई, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जब जो लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और दूसरे होते हैं अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या, जब सेम चार्ज सेम एटम पर आए, व्हेन सेम चार्ज ऑन सेम एटम, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है हमारे पास, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम या डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम आए तो उस टाइप के हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने वाले हैं, इक्वल एंड अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करना सीखते हैं यार। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक बात ध्यान रखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले कंडीशन चेक कर लेना। जो हमने 6 कंडीशन पढ़ी हैं, अगर उनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट कर सकते हैं। और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, और डीलोकलाइजेशन होगा तो नए स्ट्रक्चर बनेंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं। पहला एग्जांपल देखो, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर अगर मैं कंडीशन देखूं तो मुझे क्या कंडीशन दिख रही है कि ये दो पाई बॉन्ड जो हैं वो कॉन्जुगेट पोजीशन पर हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का डिफरेंस है, तो ये दोनों पाई बॉन्ड क्या हुए, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में हुए। अब यहां पर क्या होगा भाई, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या होने वाला है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आने वाला है इस बॉन्ड पर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आने वाला है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से बनने वाला है भाई, कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ये पाई बॉन्ड यहां पर आया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड था इस कार्बन पर आया। जैसे ही इस कार्बन पर आएगा इस पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस कार्बन के तो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ना यार, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखो ये न्यूट्रल था, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या आने वाला है, न्यूट्रल आने वाला है भाई। ठीक है, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं भाई। फ्लो हुआ है भाई, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहा है, एटम की पोजीशन फिक्स रही है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन क्या करें, डीलोकलाइज हुए हैं, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भाई, मेसोमेरिक इफेक्ट। मुझे ये बताओ कि ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर डिफरेंट चार्ज आ रहा है सेम एटम पर, यहां पर क्या आ रहा है भाई, डिफरेंट चार्ज आ रहा है सेम एटम पर। ठीक है, यहां पर डिफरेंट चार्ज आ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
ठीक है, अब यहां पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमें CH2 डबल बॉन्ड, यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां CH2। अब मैं यहां पर अगर मीजोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन सोचता हूं तो मीजोमेरिक इफेक्ट की क्या कंडीशन आती है कि यहां पर ये दोनों जो पाई बॉन्ड हैं वो मुझे कॉन्जुगेशन में दिखते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में दिखते हैं, इनमें एक बॉन्ड का डिफरेंस है। मैंने कहा एक बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, कोई मैटर नहीं करता। एक बॉन्ड का क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए अगर कॉन्जुगेशन में है तो। ये दोनों कॉन्जुगेशन में है तो होने क्या वाला है, यहां देखो कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आने वाले हैं। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनने वाला है हमारे पास। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये यहां से इस कार्बन पे हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव, चार्ज कांस्टेंट है भाई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, यहां पर क्या कंडीशन बन रही है कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव के साथ, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होने वाला है, पाई से पॉजिटिव की तरफ होने वाला है, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से बनने वाला है कि ये पाई बॉन्ड यहां पर भाई शिफ्ट होगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव चला जाएगा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर पॉजिटिव। तो यहां पर पहले एक पॉजिटिव का चार्ज था, अभी भी एक पॉजिटिव का चार्ज है। ठीक है, यहां पर सेम चार्ज आ रहा है सेम एटम पर, यहां पर सेम चार्ज किस पर आ रहा है, सेम एटम पर। तो ये क्या होगा, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये क्या होने वाले हैं, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सेम चार्ज आ रहा है सेम एटम पर। ठीक है, अब यहां पर देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH NH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्या कंडीशन बन रही है मीजोमेरिक इफेक्ट की कि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज की। क्या कंडीशन है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज के। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होने वाला है, पाई से पॉजिटिव की तरफ होगा। तो यहां पर मैं शिफ्ट करता हूं, ठीक है, शिफ्ट करता हूं, ये पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया भाई मैंने। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये पाई बॉन्ड यहां पर आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड, यहां NH3, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है कभी भी, ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है भाई, यहां पर अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन पेंटावैलेंसी शो कर रहा है, 5 वैलेंसी शो कर रहा है, पेंटावैलेंट है, तो पेंटावैलेंट नहीं हो सकता है, तो यहां पर ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा भाई, वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन की यहां पर 5 वैलेंसीज आ चुकी हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, तो ये बनेगा नहीं कभी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पर देखो CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, यहां CH3। अब यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट की कौन सी कंडीशन शो हो रही है, यहां पर हो रही है कि पॉजिटिव चार्ज और कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड की, एक बॉन्ड का डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सीधा ही सीधा हो भाई, लीनियर ही हो, यहां पर इस तरह से भी देख सकते हो, एक बॉन्ड का डिफरेंस होना चाहिए ना, एक बॉन्ड का डिफरेंस है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कहां से कहां होगा, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहां देखो, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, देखो। ठीक है, यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अब यहां पर देखो, इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर थे वो कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां इसने यूज कर लिए, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं इसके पास, तो 2 लोन पेयर होते, एक ही रहा, एक ही रहा। ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे तो 2 लोन पेयर हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने आ रहे हैं, अभी 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इसका ऑक्टेट क्या आ रहा है, इनकम्प्लीट आ रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, तब पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN सबसे सेकंड नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में, EN में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन ही आता है, मतलब सबसे ज्यादा EN वाला है। अगर बात करें फ्लोरीन को छोड़ दें तो सबसे ज्यादा EN वाला है ये, और अगर EN
वाला है सबसे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये कमी को शो कर रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम अवॉइड करेंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा भाई, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें, ये स्ट्रक्चर नहीं बनने वाला है। ठीक है, अगर ऐसा बना दोगे तो गलत होगा, ये स्ट्रक्चर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कहा है जब पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है तब पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर EN कंटेनिंग स्ट्रक्चर शुड बी अवॉइडेड। ऐसे स्ट्रक्चर को हम अवॉइड करेंगे, यहां पर हमने इस स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे भाई, ये ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरह से अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कुछ और है, जैसे अपन रिंग में देखते हैं कि रिंग में डीलोकलाइजेशन किस तरह से होता है, लेकिन उससे पहले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन डिस्कस करते हैं। रिंग्स में देखते हैं कि रिंग्स में डीलोकलाइजेशन किस तरह से होता है। यहां पर मेरे को फेनॉक्साइड आयन गिवन है, यहां पर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहां पर क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने कंडीशन देखी, तो कंडीशन क्या देखी मेरे को कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर जो फ्लो होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है, नेगेटिव या लोन पेयर से पाई की तरफ होता है, तो नेगेटिव से पाई की तरफ होने वाला है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर होगा इस बॉन्ड पर शिफ्ट, और जो पाई बॉन्ड था वो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा। अगर ये शिफ्ट होगा तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके पास कमी नहीं हुई है, कमी इसके पास इलेक्ट्रॉन ही रहे भाई, इसके पास कमी नहीं आई है कभी, इस बार पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। आप ये सोचने लगो कि यहां पर सर कि बाबा जी यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, यहां पर कमी थोड़ी आई, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, अब यहां पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब क्या होने वाला है, ये नेगेटिव इस बॉन्ड पर शिफ्ट होगा और ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होने वाला है, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉन्ड पर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इस कार्बन पर आकर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, तो कुछ इस तरह का बनेगा भाई। ठीक है, और लास्ट में क्या होने वाला है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां पर आकर बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है वो दोबारा ऑक्सीजन पर जाकर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, कुछ इस तरह से। तो टोटल यहां पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ये इक्वल बन रहे हैं या अनइक्वल देखते हैं भाई। पहले ऑक्सीजन पर नेगेटिव था, फिर कार्बन पर आया, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब इक्वल चार्ज है, सेम चार्ज है, डिफरेंट एटम पर आ रहा है। अगर सेम चार्ज डिफरेंट एटम पर आए तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फिनॉक्साइड आयन टोटल 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है, बनाता है। अगर मैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला दूं तो क्या बन जाएगा मेरा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर होता है। ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए वो सारे के सारे इमेजिनरी हैं, कोई रियल नहीं होता। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट क्या करता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मैंने क्या किया है, इन पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला दिया, इन पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला दिया, नया स्ट्रक्चर बना हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि यहां पर रिंग में क्या है, सभी कार्बन कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों है, यहां देखो, यहां पर पहले डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां पे पहले सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था, फिर डबल बॉन्ड हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हर एटम के बीच में पहले सिंगल फिर डबल। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का आने वाला है, तो हमने लिखा पार्शियल डबल बॉन्ड। और देखो ये वाला बॉन्ड देखो, कार्बन ऑक्सीजन वाला, पहले सिंगल था फिर डबल हो गया, मतलब ये भी पार्शियल होने वाला है, तो मैंने इसे डॉट डॉट से डिनोट किया है। तो ये जो गोला बनाते हो ना भाई, सर्कल बनाते हो, सर्कल का मतलब ये है कि यहां पर कभी ना कभी क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है इनके बीच में। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड
गोला से डिनोट करते हैं, डॉट 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 से, ठीक है। अब यहां पर चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। चार्ज पहले यहां पर नेगेटिव था, फिर यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पर चार्ज डेवलप हुआ है। अगर ओ के रेस्पेक्ट में ऑर्थो क्या पोजीशन होगी, ये वाली, ये दोनों वाले कार्बन ऑर्थो, ठीक है। इसके ये वाले जो कार्बन है वो क्या होने वाले हैं, मेटा। इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होने वाला है, पैरा, ठीक है। तो तीन पोजीशन, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो यहां पर जो चार्ज डेवलप हुआ है वो ऑर्थो पर डेवलप हुआ है, पैरा पर डेवलप हुआ है, फिर ऑर्थो पर डेवलप हुआ है, मतलब ऑर्थो और पैरा पर चार्ज डेवलप हो रहा है। तो मैं सब बोल सकता हूं कि जो रेजोनेंस है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता, क्योंकि मेटा पे चार्ज आया ही नहीं है यार कभी, ठीक है। मेटा पर कभी भी डीलोकलाइजेशन से चार्ज नहीं आया, ठीक है। डीलोकलाइजेशन से चार्ज नहीं आया तो रेजोनेंस फेनोमेना मेटा पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एग्जिस्ट करता है। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहां पर माइनस चार्ज था, इन पर भी माइनस चार्ज आया है, ठीक है। तो यहां पर एक चार्ज है वो 4 जगह आया, तो मैंने क्या लिखा, माइनस डेल बाय 4, माइनस डेल बाय 4, माइनस डेल बाय 4, माइनस डेल बाय 4। रिंग में अगर बात करें तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही चार्ज डेवलप हुआ है, मेटा पोजीशन पर चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास फिनोल आ रहा है, ठीक है। फिनोल में हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है भाई, क्रिएट करना है। देखो अब अपन किस तरह से क्रिएट करते हैं। जब मैंने फिनोल को देखा तो फिनोल को देखते से ही सबसे पहली मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनाने में इतना जुनून में मत लग जाना कि रेजोनेंस की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं और तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के निकल लो, नहीं भाई। सबसे पहले मीजोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन चेक करना है। ऐसे चेक करा मैंने, देखा तो पता चला कि जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ रहा है, मतलब लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, मीजोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पर आए और ये बॉन्ड इस कार्बन पर, तो ये यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इस बॉन्ड पर, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर नेगेटिव, तो कुछ इस तरह से ये नेगेटिव इस बॉन्ड पर, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर। अब ये जो नेगेटिव आया है वो यहां पर आएगा और ये डबल बॉन्ड इस पर। जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर हुए, पहले इलेक्ट्रॉन खुद इसके थे, लोन पेयर क्या थे, सिर्फ इसके ही थे। अब क्या होगा, इसने शेयर कर लिया और जैसे ही शेयर करा तो इसके भी तो हो गए कार्बन के, अकेले थोड़ी रहे, मतलब इसके पास कमी आ गई, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। पूरा मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल, पहले भी न्यूट्रल था बाद में भी न्यूट्रल है, तो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करूं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को इस तरह से बनेगा, तो यहां पर मैंने गोला बना के रखा, मतलब इसका मतलब ये कि यहां पर कभी ना कभी क्या आया है, डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, इसमें ही पॉजिटिव आ रहा है तो डेल पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर डेवलप हो रहा है और पैरा पर डेवलप हो रहा है, तो माइनस डेल बाय 3, माइनस डेल बाय 3 और माइनस डेल बाय 3, क्योंकि एक ही चार्ज है 3 जगह डेवलप हो रहा है, तो माइनस डेल बाय 3। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते। कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहां पर रेजोनेंस में 2 पॉइंट काम कर रहा है। यहां पर हमारे काम के क्या पॉइंट हैं, जो रेजोनेंस फेनोमेना है वो ऑर्थो पर एग्जिस्ट करता है, पैरा पे एग्जिस्ट करता है, मेटा पे एग्जिस्ट नहीं करता। मेटा पर रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट कितना होता है, 0 होता है। मतलब जो मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो पर लग रहा है उतना ही मीजोमेरिक इफेक्ट पैरा पर लगता है, ये ध्यान रखना है। मतलब ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता तो ऑर्थो पोजीशन तो पास में है ना, ऑर्थो पोजीशन अगर पास में है तो इस पर ज्यादा इफेक्ट लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है हमारा रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, तो जितना ऑर्थो पर लग रहा है उतना ही पैरा पर लग रहा है। और मेटा पर अगर बात करें तो एम एट मेटा कितना है, 0 है, मतलब उस पर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा भाई। और यहां पर जो आई इफेक्ट अपन ने पढ़ा था, तो आई इफेक्ट क्या कहा था अपन ने कि वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऑर्थो पर सबसे ज्यादा लगेगा, देन मेटा पर, देन पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन सबसे पास में और सबसे दूर कौन है, पैरा है, जस्ट अपोजिट इसके, ये वाला जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो मतलब दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो इफेक्ट क्या होगा, कम होगा भाई, तो इफेक्ट कम आता है। लेकिन रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी से ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट।
तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो ये है कि अब कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस एम इफेक्ट देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो माइनस एम इफेक्ट देंगे। माइनस एम का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ग्रुप्स देखते हैं। प्लस एम ग्रुप्स की अगर बात करें तो NH नेगेटिव, देन O नेगेटिव, मैं पावर बता रहा हूं साथ साथ में, सबसे ज्यादा कौन सा है, NH नेगेटिव, देन O नेगेटिव, देन Nr2, देन NH2, देन OH, देन OR, देन NHCOR, देन हैलोजेंस और देन फिनाइल, ठीक है। ये ऑर्डर है प्लस एम ग्रुप्स का प्लस एम पावर के साथ। सबसे ज्यादा NH की है और सबसे कम किसकी है, फिनाइल की है भाई, ठीक है। अब यहां पर कुछ और बात करते हैं माइनस एम ग्रुप्स की, कि माइनस एम ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और उनकी पावर क्या होती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा NO2, देन SO3H, देन साइनाइड, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एसिड, देन ईस्टर, देन अमाइड और देन एसिड हैलाइड। इस तरह का ऑर्डर आता है। अब जो एक कंफ्यूजन दिमाग में आता है वो ये आता है कि बाबा जी इनमें से तो कुछ ग्रुप प्लस आई में थे और कुछ ग्रुप क्या थे, माइनस आई में भी थे, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्लस आई लें, प्लस एम लें, माइनस एम लें, क्या लें भाई। एक ही ग्रुप प्लस आई में प्रेजेंट है और एक ग्रुप प्लस एम भी प्रेजेंट है, तो हम कौन सा इफेक्ट देखेंगे वहां पर। तो वहां पर एक बात ध्यान रखना है, इन जनरल अगर बात करें तो एम इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन एच इफेक्ट, देन आई इफेक्ट। अगर एक ग्रुप है वो प्लस आई भी शो कर रहा है और प्लस एम भी शो कर रहा है, तो हमें क्या देखना है, प्लस एम देखना है, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू आई इफेक्ट, ठीक है। इसकी बहुत सारी बातें हम जो कंपैरिजन करेंगे आगे चलकर आई और इफेक्ट में, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर थोड़ा सा गौर अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लो इसका। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ा, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा, ठीक है। और इसकी अगली वाली जो बात आने वाली है, कंपैरिजन हम करने वाले हैं आई और एम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।